चलिए, आज का टॉपिक हमारा जो है वो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है। लाइट हमारा विषय चल रहा है। पिछले वीडियो हमने लाइट यानी कि प्रकाश का परावर्तन हमने देखा था। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में हमने डिस्कशन किया हुआ था। आज के टॉपिक में, क्योंकि हमने कल जो डिस्कशन किया, मैं आपको एक बार थोड़ा सा रिव्यू करा देता हूँ जिससे आपको आइडिया हो जाएगा। कल के टॉपिक में हमने परावर्तन के बारे में देखा था। परावर्तन के सारे जो कंडीशंस थी उनको समझा था, कैसे अगर कोई किस चाल से चलेगा। फिर हमने दर्पण के बारे में देखा था। दर्पण से जो बनने वाले प्रश्न हो सकते थे उनको देखा। दर्पण के तीनों प्रकार देख लिए हमने, उत्तर दर्पण, हमारा अवतल दर्पण और हमारा एक प्लेन मिरर जो था उसके बारे में चर्चा हो चुकी है। इसे जो भी कंडीशन हो सकती है, साथ ही साथ हमने ये भी देखा था जो बनने वाली इमेज होंगी यानी कि प्रतिबिंब होंगे अगर दर्पण में रखे जाएंगे तो कहाँ कहाँ बनेंगे, ये सब के बारे में चर्चा किया है पिछले वीडियो में। आज का जो वीडियो हमारा है उसमें हम प्रकाश के अपवर्तन के बारे में बात करने जा रहे हैं, यानी कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, लाइट है। और इस टॉपिक से हमारा काफी का लाइट कवर अप हो जाता है, यानी कि प्रकाश से अपवर्तन और परावर्तन से ही अधिकतर चीजें पूछी जाती हैं। फिर जो प्रिज्म वाला पोर्शन होगा थोड़ा सा उसको देख लेंगे, वहां से चीजें हमारी कवर अप हो जाएंगी। चलिए शुरू करते हैं बिना वेट किए हुए। पहला हमारा कंडीशन क्या है? अपवर्तन। तो क्वेश्चन बनता है कि अपवर्तन क्या होता है यार? अपवर्तन, अपवर्तन के बारे में अगर हम बात करते हैं यानी कि रिफ्लेक्शन के बारे में बात करें तो हम आपको सिंपल भाषा में समझते हैं। हमारे जीवन के डेली लाइफ में अपवर्तन हो रहा होता है। पानी, कोई ग्लास है, व्हाइट कलर का ग्लास है, अब ग्लास में पानी भरा हुआ है, उसके अंदर कुछ भी नीचे पड़ा होता है हमको दिखाई पड़ता है। इसका मतलब क्या हुआ कि क्या है, बाहर तो एयर थी और नीचे पानी है, और इस पानी और एयर के बीच में लाइट अगर यहाँ तक जाएगी तभी कोई वस्तु दिखाई पड़ती है। क्योंकि हमने कल ये भी देखा, कोई वस्तु इसलिए दिखाई देती है क्योंकि वहां पर परावर्तन होता है और परावर्तन के माध्यम से वस्तु से टकरा करके प्रकाश हमारे आंखों में आता है और फिर हमें दिखाई पड़ती है। तो अपवर्तन का क्या कंडीशन है, जरा इसको हम समझ लेते हैं। बहुत ही आसान तरीका है अपवर्तन के लिए। अपवर्तन के लिए हम बात करते हैं, माना कि दो माध्यम है, ये माध्यमों से संबंधित होता है। पहला वाला माध्यम है एयर, यानी कि माध्यम 1 हम कर दिया। दूसरा वाला है हमारा माध्यम क्या? वाटर, यानी कि पानी, दूसरा माध्यम कर दिया। ये सरफेस है। माना कि प्रकाश की एक कोई किरण है जो आ रही है, प्रकाश की एक किरण आई, और ये जो प्रकाश की किरण है ये आती है और इस माध्यम को क्रॉस करके क्या चली जाती है? दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाती है। इस दूसरे माध्यम में जब प्रवेश करती है तो जिस पॉइंट पे आकर टकराती है आकर के, उस पॉइंट से हमने एक क्या कर दिया? परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रा कर दिया। बहुत आसान है, फिर समझेंगे। जब ये आएगी, क्योंकि ये एयर है और ये वाटर है, तो कंडीशन यहाँ पर देखेंगे हम, ये प्रकाश की जो किरण है ये क्या करेगी? दूसरे माध्यम में तो प्रवेश करेगी, लेकिन ये सीधे नहीं जाती है, सीधे नहीं जाती है, ये अपने माध्यम से क्या हो जाती है? भटक जाती है, और दूसरी तरफ क्या होगी? या तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी या दूसरी तरफ चली जाएगी। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, यहीं से अपवर्तन की कहानी निकल के आती है। जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण, आप चाहे तो लिख भी सकते हैं, प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो अपने रास्ते से विचलित हो जाती है, रास्ते से विचलित हो जाती है, और इस घटना को क्या कहा जाता है? इस घटना को कहा जाता है अपवर्तन, रिफ्रैक्शन। यानी कि प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाना, जिससे वह अपने ओरिजिनल यानी कि जो उसका रास्ता है उस रास्ते से भटक करके क्या हो जाती है? विचलित हो जाती है। ऐसी घटना को कहा जाता है रिफ्रैक्शन, यानी कि अपवर्तन। सीधी सी कहानी है, बहुत आसान है। यानी कि लाइट अपने एक रास्ते से भटक कर चली जाती है जो कि इस रास्ते में दिख रहा है। अब यहाँ पर अगर देखेंगे जाकर के तो दो कंडीशन हो सकती हैं, क्लियर तरीके से। प्रश्न आपके दिमाग में ये बन सकता है कि लाइट किधर जाएगी, यानी कि क्वेश्चन ये बनता है इसकी तरफ बेंड होगी, ये क्या कहलाता है? नॉर्मल कहलाता है। लाइट इधर बेंड होगी, इधर जाएगी, किधर जाएगी? इसके लिए दो चीजें ध्यान रखना। इसका जो भटकना होगा, विचलन जो होगा, ये तय होता है यदि माध्यम दो प्रकार के होते हैं। यहाँ पर एक शब्द और आएगा, माध्यम। जैसे हमने लिखा यहाँ पर माध्यम का, ये एयर एक क्या है? मीडियम, और एक क्या है? वाटर मीडियम है। तो माध्यम दो प्रकार से होता है, एक होता है सघन माध्यम, एक होता है विरल माध्यम। एक सघन होता है, एक होता है विरल माध्यम। ठीक है, बहुत आसान है।
सघन माध्यम को बोलते हैं डेंसर मीडियम, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, डेंसर मीडियम। और इसको बोलते हैं रेयरर मीडियम, बहुत आसान है। सघन माध्यम का मतलब क्या होता है, जहां पर प्रकाश की चाल, प्रकाश की जो चाल होती है वो अन्य माध्यम की तुलना में, कोई भी दूसरा माध्यम हो, अन्य माध्यम की तुलना में कम हो, अन्य माध्यम की तुलना में, अन्य माध्यम की तुलना में कम हो, ऐसी कंडीशन में बताया जाता है, तुलना में कम हो तो ऐसी कंडीशन में बताया जाता है कि वो माध्यम कैसा माध्यम है, सघन माध्यम है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम एयर ले लेते हैं और वाटर ले लेते हैं, तो एयर में जो चाल होती है वो प्रकाश की ज्यादा होती है और वाटर में जो चाल होती है वो कम होती है। इसका मतलब जो ये है, ये कैसा माध्यम है, सघन माध्यम है। और ये कैसा माध्यम हो जाएगा, विरल माध्यम है। यानी कि तरीका है डिफिनीशन करने का। इसी में उल्टा यदि हम कहते हैं प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल जो होती है वो अन्य माध्यम की तुलना में, सेम कंडीशन, अन्य माध्यम की तुलना में क्या होती है, यहाँ पर ज्यादा होती है। इसका मतलब क्या हो जाएगी कि वो विरल माध्यम है। जैसे क्लियर कट दिख रहा है, अगर हम एयर को मानेंगे तो कैसा माध्यम है, विरल माध्यम। क्यों है, क्योंकि वाटर यानी कि पानी की तुलना में, जल की तुलना में यहाँ पर चाल ज्यादा होती है। इस तरीके से दो हमको ध्यान रखने। अब जिसको सघन और विरल क्लियर हो जाएगा, उसके लिए एक चीज क्लियर हो जाएगा, उसको तय कर पाना बहुत आसान हो जाता है कि भैया लाइट जो है ना, प्रकाश किधर से किधर जाएगी, इसको समझ पाना बहुत आसान हो जाता है। इसको समझने के लिए हम यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं। यानी कि मैं क्या बता रहा हूँ आपसे कि प्रकाश कहाँ जाएगा, किधर मुड़ेगा, इसके लिए आपको पहले पता होना चाहिए कि जो प्रकाश चल कहाँ से रहा है। पहली कंडीशन मैंने कहा, प्रकाश जो है वो आपका कहाँ से कहाँ जा रहा है, प्रकाश जो है वो सघन से कहाँ जा रहा है, विरल में। सघन से विरल में अगर जाएगा, ध्यान से सुनिएगा, अगर सघन से विरल की ओर जाता है तो ऐसी स्थिति में जो प्रकाश है वो नॉर्मल से क्या हो जाएगा, दूर मुड़ेगा। इससे क्या हो जाएगा, दूर चला जाएगा। कंडीशन ध्यान रखिएगा, जब सघन से विरल की ओर जाएगा तो नॉर्मल से दूर हो जाएगा। क्या दूर हो जाएगा, प्रकाश की, यानी कि जो बेंडिंग ऑफ लाइट होगी, लाइट जो बेंड हो रहा है वो क्या होगा, प्रकाश से दूर जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता देता हूं। जैसे कंडीशन ये यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इस वाले केस की अगर हम बात करते हैं तो मान ला कि ये लाइट है आपका, ये कंडीशन है, ये लाइट आ रही है, ये लाइट आई और ऐसे जा रही है, यानी कि जाना तो स्ट्रेट जाना चाहिए था, लेकिन ये क्या हो रही है, दूर चली गई है। इसका मतलब जो प्रकाश दूर जा रहा है, ये जो कंडीशन है, ये क्या कंडीशन है, ये वाला माध्यम जो होगा वो सघन होगा और ये वाला जो माध्यम होगा वो विरल होगा। क्योंकि ये कंडीशन है कि यदि सघन से विरल की ओर जाएगा तो नॉर्मल से दूर हो जाएगी लाइट, और दूर होगा इसका मतलब कंफर्म है ये कि ये आपका सघन से विरल की ओर गया होगा। लेकिन इसके जस्ट अपोजिट एक कंडीशन और है कि यदि जो हमारी लाइट है, प्रकाश है, वो क्या है, विरल से सघन की ओर जाए, विरल से सघन की ओर जाए। देखिए बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट होती हैं, अगर हम इनको थोड़ा सा लिंक करें तो चीजें कंफर्म हो जाती हैं। अगर हम आपसे कहते हैं विरल से सघन की ओर जाता है, विरल से सघन की ओर जाएगा तो प्रकाश जो है ना वो भैया आपका नॉर्मल की तरफ बेंड होगा। प्रकाश क्या होगा, नॉर्मल की तरफ झुक जाएगा, यानी कि द लाइट विल बेंड टुवर्ड द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ लाइट बेंड होगी। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है, जैसे मैंने यहाँ पर एक फिगर बना दिया और इस फिगर में मैंने कहा आपसे कि जो लाइट है वो ऐसे आ रही है। अब लाइट ये ऐसे आ रही है तो ये जो आपका है ये कौन सा एक माध्यम हो गया, माध्यम दूसरा एक माध्यम है ना, और ये दूसरा हो गया। अगर लाइट जाना तो सीधे चाहिए था, लेकिन सीधे जाकर क्या हो रही है, नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई है। इसका मतलब ये हुआ है कि पहला वाला माध्यम विरल होगा और दूसरा वाला माध्यम सघन होगा। बहुत आसान है, इसलिए अगर आपको ये याद हो गया तो काम समाप्त हो जाएगा। फिर से मैं आपको रिवाइज करता हूँ, हमने यहाँ पर कौन कौन सी चीज समझी है। हमने अपवर्तन की कहानी समझी, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रकाश जाता है तो अपने ओरिजिनल रास्ते से भटक जाता है। ये जो स्थिति होती है ये अपवर्तन की स्थिति कहलाती है। अपवर्तन के दौरान में एक माध्यम की बात करते हैं। माध्यम दो प्रकार से होते हैं, एक सघन माध्यम होता है, एक विरल माध्यम होता है। सॉरी, सघन माध्यम वो माध्यम होता है जिसमें प्रकाश की चाल अन्य माध्यम की तुलना में क्या होती है, कम होती है, तो वो कैसा माध्यम कहलाता है, सघन कहलाता है। विरल माध्यम क्या होता है, जब प्रकाश की चाल जो है अन्य माध्यम की तुलना में ज्यादा हो जाती है तो विरल माध्यम कहलाता है।
बहुत आसान है। इसके बाद हमने ये कहा कि प्रकाश बेंड किधर होगा, ये तो था कि ओरिजिनल रास्ते में अपने नहीं जाएगा। दो कंडीशन होती है, या तो इधर की ओर मुड़ जाए या तो इधर की ओर मुड़ जाए। कब किधर मुड़ेगा इसके लिए ध्यान रखना है। यदि प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा तो प्रकाश हमेशा क्या होगा, नॉर्मल की तरफ मुड़ेगा, यानी कि ये वाला नॉर्मल से सघन से विरल में जाएगा तो नॉर्मल से दूर जाएगा। ये वाला मामला क्लियर कर दिख रहा है, ये वाला सघन और ये वाला विरल है तो नॉर्मल से दूर चला गया है। यदि प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा तो नॉर्मल की तरफ झुक जाता है। और इतनी चीजें हमें पता होनी चाहिए। क्लियर है? अच्छा, आगे देख लेते हैं। अब भैया एक चीज समझो, जब प्रकाश, एक प्रश्न सीधा सीधा आता है और इसको हमें रटे रहना है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, प्रश्न ये पूछा जाता है, प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा, ऐसी स्थिति में प्रकाश में क्या परिवर्तन नहीं होता है, ये पूछा जाएगा। क्या परिवर्तन नहीं होता है, ये पूछते हैं आपसे एग्जाम में। परिवर्तन नहीं होता है, तो ये ध्यान रखिएगा। जब प्रकाश जाता है तो प्रकाश में तीन चीजें होती हैं, एक तो चाल होती है प्रकाश की, और एक प्रकाश की आवृत्ति होती है, और एक प्रकाश की जो तरंग दैर्घ्य होती है। तीन चीजें होती हैं, प्रकाश की चाल होती है, प्रकाश की आवृत्ति होती है, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य होती है। जो प्रकाश है जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो ध्यान रखिएगा आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ये आप याद कर लीजिएगा। आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। चाल आपकी परिवर्तित हो रहती है, तरंग दैर्घ्य परिवर्तित होती है, इसलिए कहते हैं कि आवृत्ति में परिवर्तन नहीं होता है। सिंगल प्रश्न पूछा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा, इसमें कोई आवश्यकता नहीं है बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की, लेकिन इसे ध्यान रखिएगा। अब प्रश्न बनता है कि भैया जो अपवर्तन है ना, अपवर्तन के बारे में थोड़ा समझते हैं। कोई भी चीज हो रही होगी, ये प्रकाश का एक फिनोमिना है, लेकिन प्रकाश का एक फिनोमिना है तो घटनाएं तो होंगी, और घटना होगी तो नियम भी कुछ होंगे। बिना नियम के दुनिया चलती नहीं, प्रकाश भी बिना नियम के नहीं चलता है। अपवर्तन के तहत दो नियम है आपके, फिर से वही बात आती है, टू लॉज हैं। कितने लॉ भैया? दो लॉ हैं। कौन कौन से लॉ हैं, एक एक जल्दी जल्दी समझते हैं। प्रकाश के दो नियम हैं अपवर्तन में। पहला, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। पहला नियम कौन सा है? फर्स्ट लॉ, पहला नियम। पहला नियम वही वाला है जो कि हमारा रिफ्लेक्शन यानी कि परावर्तन का होता है। जैसे कि कोई प्रकाश है, आया, इसके बाद वो अपने ओरिजिनल रास्ते से क्या हुआ, भटक जाएगा। माना कि ये आपका प्रकाश है, ये आपका प्रकाश आया, ये आपतित कोण बनाएगा आई, ये आपका परावर्तित कोण, आपका अपवर्तित कोण बनाएगा आर। यहाँ पर क्या है? अपवर्तित कोण है, अपवर्तित कोण होता है। और ये क्या है? ये आपतित कोण है, इंसिडेंट। इस मामले में जरा समझने का प्रयास करिएगा। अगर हम आपसे कहते हैं कि जो अपवर्तन है, साफ अपवर्तन का पहला नियम क्या है, तो अपवर्तन का पहला नियम यही कहता है कि आपतित किरण, बहुत सिंपल है, सुनिएगा जरा सा। आपतित किरण, पहला नियम क्या है? आपतित किरण, हमको पूरी डिफिनीशन नहीं लिखनी, बस समझना है। आपतित किरण, फिर अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण कौन सी? ये वाली, एवं आपतित बिंदु यानी पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, आपतित बिंदु। और कौन सा? नॉर्मल। ये क्या है? एक ही स्थान पे रहते हैं, एक ही स्थान पर पाए जाते हैं। सिंपल लाइन है, देखिए ना, एक ही पॉइंट पे, यहीं से नॉर्मल गुजर रहे हैं, यहीं से आपतित किरण आ रही है, यहीं से अपवर्तित किरण जा रही है, यहीं से पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है, सब कुछ एक ही स्थान पर होगा। और यही है आपका अपवर्तन का पहला नियम। लेकिन दूसरा नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। अपवर्तन का दूसरा नियम कहलाता है स्नेल्स लॉ। क्या कहलाता है भैया? स्नेल्स लॉ कहलाता है, ध्यान रखिएगा। स्नेल का नियम, स्नेल का नियम कहा जाता है। और स्नेल के नियम के तहत क्या बताया गया है? बहुत ही आसान सी चीज है। ये कहता है हमारा क्या, कि अगर यहाँ पर आपतित किरण आई होगी तो बनने वाला कोण होगा आई, अगर ये हमारा अपवर्तित किरण है तो बनने वाला कोण है आर। तो आपतित किरण यानी कि इसको अगर हम साइन थीटा याद आ रहा होगा आपको, थीटा की जगह हम आई लिख लेते हैं, जिसे हम साइन आई कहा जाएगा, अपॉन साइन आर, यानी कि परावर्तित कोण जो है, सॉरी अपवर्तित कोण है, और जो हमारा ऊपर आपतित कोण है, इन दोनों का जो रेशियो होगा, अनुपात होगा, कहते हैं ये क्या होता है? समान होता है, कांस्टेंट होता है।
कांस्टेंट रहता है, इसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं होता है, और यही है हमारा स्नेल्स का सेकेंड लॉ। स्नेल्स का सेकेंड लॉ बहुत आसान है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं हम। बात की जा सकती है आगे। चलिए तो भैया स्नेल्स लॉ फिर से देख लीजिए, साइन आई अपॉन साइन आर हमेशा कांस्टेंट रहेगा। दिस इज कॉल्ड सेकेंड लॉ ऑफ न्यू रिफ्रैक्शन, यानी कि हमारा अपवर्तन का दूसरा नियम है। और इसे स्नेल्स नाम के एक साइंटिस्ट, स्नेल्स लॉ इसलिए कहा जाता है, एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस नाम को दिया था, इसीलिए इसको स्नेल्स का नियम कहा जाता है। सिंपल भाषा बस इतनी सी है। अच्छा आगे की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। अगर हम इसमें थोड़ी सी चर्चा और करें तो और आगे आ जाते हैं और बात करें कि क्या और कुछ पाया जाता है क्या। तो यहाँ से एक नया टर्म आता है निकल के, हमने रिफ्रैक्शन के बारे में ही पढ़ रखा है, तो रिफ्रैक्शन यानी कि अपवर्तन जो है उसके बारे में पढ़ ही रहे हैं, तो रिफ्रैक्शन के नियमों के बारे में तो पढ़ते पढ़ते एक और कॉन्सेप्ट यहाँ छोटा वर्ड आता है, इसके हम लिए प्रयोग करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। शायद आप लोग जानते होंगे, इसको नहीं जानते हैं तो समझ लीजिए, बहुत आसान है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसे हम सिंबल बनाते थे ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और बराबर लिखते क्या है, साइन आई अपॉन साइन आर। यानी मजे की बात यह है कि आपका साइन आई अपॉन साइन आर ये जो निकला है स्नेल्स लॉ के तहत दूसरा नियम है, यही है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इज अ सिंपल। ये क्या बताता है, ये बताता है माध्यम की क्वालिटी, कौन सा माध्यम कैसा है। हर माध्यम का अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फिक्स होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, फिक्स रहता है। तो माध्यम के बारे में बताता है, के बारे में बताता है। और दूसरी चीज, इसका कोई मात्रक नहीं होता है, मात्रक नहीं होता, ध्यान रखिएगा, प्रश्न पूछ लेते हैं कई बार, मात्रक नहीं होता है, ठीक है। बस इतनी चीज ध्यान रखिएगा, अभी हमारी जानकारी के लिए यहाँ पर इतना रखना है ध्यान। आगे बात करते हैं, कुछ चीजें और मिलेंगी। अब यहाँ पर दो चीजें के बारे में बात करने जा रहे हैं जो एप्लीकेशन पोर्शन में आता है, जिसको हमें समझना जरूरी है, ठीक है। तो दो चीजें बात करने जा रहे हैं, एक होता है क्रिटिकल एंगल, ठीक है, क्रांतिक कोण जिसे कहते हैं हिंदी में, और एक हम बात करने जा रहे हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इन दो चीजों से भी प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। तो अगला जो हमारा टॉपिक है अपवर्तन के तहत ही बताया जा रहा है, क्या है आपका, क्रांतिक कोण एवं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये दो चीजों के बारे में समझना है। इसे इंग्लिश में कहते हैं क्रिटिकल एंगल, और इसे कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, चलो अब सबसे पहले समझते हैं क्रिटिकल एंगल क्या है, क्रांतिक कोण क्या होता है। इसके लिए भी हमें रिफ्रैक्शन यानी कि अपवर्तन की कहानी को समझना पड़ेगा, लेकिन 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 इसमें एक कंडीशन ये है, कंडीशन ये है, माना कि दो माध्यम हैं, उसमें से ये माध्यम फर्स्ट है और ये माध्यम क्या है, सेकंड है। बहुत आसान है, ध्यान से सुनिएगा, समझ में आ जाएगा। पहला वाला माध्यम क्या है, विरल माध्यम है, विरल माध्यम है। दूसरा वाला माध्यम क्या है, सघन माध्यम है, ठीक है, सघन माध्यम है, बहुत आसान है। अब क्या है कि प्रकाश की किरण इस बार हम लेके जा रहे हैं सघन माध्यम से विरल माध्यम की तरफ। सघन माध्यम से कहां जा रही है, विरल माध्यम की तरफ जा रही है। ये प्रकाश की किरण है, यानी कि क्रिटिकल एंगल बताया ही तब जा सकता है जब प्रकाश की किरण कहां से जाएगी, पहली कंडीशन है, यही कंडीशन है इसकी, यानी कि प्रकाश की किरण को जाना ही होगा कहां से, सघन से विरल की तरफ। तो क्या होगा, और आपने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि यदि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम की तरफ जाती है तो जो नॉर्मल उससे दूर हो जाती है। क्लियर है, तो दूर अगर हो जाती है इसका मतलब यह है कि यहां पर प्रकाश को तो सीधा निकल जाना चाहिए था, लेकिन वो सीधा नहीं जाएगा, वो क्या होगा, दूर हो जाएगा, और दूर होगा तो कुछ ऐसे निकल गई। समझना बात को, इस पॉइंट में मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। इस पॉइंट में मान लेते हैं यहां पे बनने वाला जो एंगल है I1 है, क्या है I1।
फिर हमने क्या किया, प्रकाश की एक नई किरण हमने यहां पर डाली जिसने I1 से एंगल क्या है उसका बड़ा है, यानी कि फिर से प्रकाश की किरण ले गए, यहां पर हमने I2 एंगल रख लिया, I2। और जब इंसिडेंट एंगल क्या है, आपतित कोण बड़ा करते चले जा रहे हैं तो उसमें क्या होगा, अपवर्तित कोण भी क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। इस बार प्रकाश की किरण क्या हुई, कुछ ऐसे चली गई, समझना बात को थोड़ा सा। फिर मैंने कहा एक और आपतित कोण लेके आते हैं, यहां से किरण एक और लेके आए, I3 डाली हमने, ये और ऐसे चली गई, यानी कि यहां पर बनने वाला क्या है, ये R1 हो जाएगा, ये R2 हो जाएगा, ये R3 हो गया। मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं, आपको क्रिटिकल एंगल तो तुरंत समझ में आ जाएगा। अब मैंने कहा एक और किरण डालते हैं यहां पर, ये मैं लेके आया आपतित, ये मैंने माना क्या I। इस बार देखा ये गया कि जब हम किरण को लेके निकले, यानी कि सघन माध्यम से विरल माध्यम से I एंगल पे, उस कंडीशन पे जो परावर्तित किरण है वो जो सतह था उसी सतह के क्या हो गई, समानांतर चली गई, यानी कि यही क्या बन गई, परावर्तित अपवर्तित किरण बन गई, जाकर के पैरेलल चली गई सतह के। और पैरेलल जब चली गई उस कंडीशन पर बनने वाला जो I होगा उसको एक स्पेशल नाम दे दिया जाएगा जिसको कहा जाएगा क्रांतिक कोण। वही I क्या कहलाता है, IC कहलाता है। और उसके लिए नाम रख देते हैं C, क्योंकि इंग्लिश में से कहते हैं क्रिटिकल एंगल, इसलिए C यहां से आएगा। और यही जो कोण है ये क्रांतिक कोण कहलाता है। आई थिंक क्लियर है। यहां पर एक चीज देखेंगे, क्रांतिक कोण तभी बन सकता है अगर समानांतर है, उस कंडीशन पर जो R होगा, ये जो R बना है ये 90 डिग्री का कहलाएगा। यानी कि अगर मैं आपसे कहूं जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है, उस कंडीशन पर यदि अपवर्तित कोण 90 डिग्री का है, उस पर जो बनने वाला I होगा वो कहलाएगा क्रांतिक कोण। बहुत आसान है, क्लियर है। एक बार इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं जल्दी से, जिससे हमारा आसान हो जाएगा चीजें, और इसके बाद हम जल्दी से आते हैं। तो हमें क्योंकि MCQ समझना है तो हमें लग रहा है आपको ये तो क्लियर हो चुका है क्रांतिक कोण क्या है। तो पहली चीज सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी, और फिर क्रांतिक कोण क्या है, वह है आपतित कोण जिसमें परावर्तित सॉरी अपवर्तित किरण सतह के समानांतर हो जाए, या ये भी कह सकते हो कि जो R है आपतित वो अपवर्तित कोण है वो कितने डिग्री हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, तो उस आपतित कोण को क्या कहा जाएगा, आपका क्रांतिक कोण कहा जाएगा, क्रांतिक कोण कहा जाएगा। आई थिंक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमें बहुत थ्योरी में नहीं जाना, लेकिन फिर भी हम इतनी तो समझ लें कि हम कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने के लायक हों। फिर से समझिएगा भैया, क्रांतिक कोण क्लियर हो गया होगा, क्रिटिकल एंगल क्लियर हो चुका होगा। और क्रांतिक कोण क्रिटिकल एंगल जो हमारा बताता है वो यही बताता है कि यदि सघन माध्यम से विरल माध्यम में लाइट जाएगी, उस कंडीशन पर जो हमारा I है वो क्रिटिकल एंगल कहलाएगा, क्रांतिक कोण कहलाएगा। यदि परावर्तित किरण जो है समानांतर हो जाए सतह के, या बनने वाला जो कोण है अपवर्तित कोण है वो कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। ये क्रिटिकल एंगल होता है। क्लियर है। अब आते हैं आगे, बात करते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए हमें क्रिटिकल एंगल यानी कि क्रांतिक कोण को जानना जरूरी था, इसीलिए हमने इसकी चर्चा की है। चलिए अब मानते हैं बात जरा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पूर्ण आंतरिक परावर्तन देखिए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है, इसको भी समझ लें ऐसे ही तो हमारे दिमाग बैठ जाएगा परमानेंट कि भैया होता क्या है। देखिए माना कि हमने ये आपकी प्रक्रिया है, सतह ये है आपका, सतह है, ये एक माध्यम है, एक ये माध्यम 2 है, लेकिन ध्यान रखिएगा ये विरल माध्यम है और ये कैसा माध्यम है, सघन माध्यम है। इस बार फिर हम लाइट यहां से लेके जा रहे हैं, कहां से लेके जा रहे हैं, सघन माध्यम से ले जा रहे हैं। ये लाइट है, प्रकाश है, जरा समझिएगा। मैंने कहा कि ये वाली जो प्रकाश है ये कौन सी प्रकाश है, जहां पर I बराबर क्या है, IC है। IC का मतलब क्या है, ये क्रांतिक कोण है,
और अगर कोई भी प्रकाश की किरण जो सघन माध्यम से जाती है वो एक ऐसे क्रांतिक कोण से डाली जाएगी तो अपवर्तित किरण कैसी चली जाएगी, अपवर्तित कोण कैसी जाएगी, अपवर्तित किरण समानांतर जाएगी, यानी चली गई, समानांतर हो गई। प्रश्न ये बनता है कि यदि कोई प्रकाश की किरण क्रांतिक कोण से ज्यादा एंगल में डाल दी जाए, यानी कि हमने कहा एंगल और बढ़ाओ, एंगल और बढ़ाया, हमने कहा ये वाला एंगल क्या है, आई है, इसको आई वन रख लेते हैं, आई है, यानी ये जो कोण है आई की जो वैल्यू है ये क्या है, ग्रेटर देन क्या है, आई सी, यानी कि क्रांतिक कोण से ज्यादा है। क्रांतिक कोण में समानांतर जाती है, लेकिन अगर सघन माध्यम से विरल माध्यम में ले जाएंगे प्रकाश और अगर वो क्रांतिक कोण से ज्यादा होगी, ऐसी स्थिति में प्रकाश जो है उसी माध्यम में वापस लौट आता है, जो कि जबकि माध्यम में आर पार है फिर भी लाइट वहां नहीं जाएगी। इस प्रकाश के वापस लौटने की कहानी को कहते हैं प्रकाश का पूर्ण परावर्तन, आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यानी कि सिंपल भाषा में अगर मैं आपसे बोलूं तो ये कहा जा सकता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए पहली कंडीशन, प्रकाश की किरण, आप इसको लिख लीजिएगा ध्यान रहेगा, प्रकाश की किरण सघन से विरल की ओर जाए। दूसरी कंडीशन, पहली कंडीशन तो ये हो गई सघन से विरल की ओर, और दूसरी कंडीशन क्या है कि जो हमारा आपतित कोण है, आपतित कोण वो क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए क्रांतिक कोण से, यानी कि आई जो है वो ग्रेटर होना चाहिए आईसी से, और ऐसा अगर होता है तो तीसरी कंडीशन में क्या होगा, प्रकाश उसी माध्यम में वापस आ जाता है, प्रकाश उसी माध्यम में वापस आ जाता है। प्रकाश उसी माध्यम में वापस आ जाता है और प्रकाश की इस घटना को कहा जाता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्लियर है, आसान है, चलिए नोट करिए जल्दी से, देखिए बहुत आसान है। अब प्रश्न बनता है कि इसका यूज कहाँ होता है, कहीं यूज होता है क्या, तो मजे की बात है इसका यूज बहुत तगड़ा होता है। ठीक है, कहाँ यूज होता है, यूज कहाँ होता है इसका, जी हाँ, आप वो पहला एक पॉइंट याद कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मरीचिका गर्मियों के सीजन में दिखाई पड़ता है, और दूसरा ऑप्टिकल फाइबर, लिख लीजिएगा, आजकल ये पूछा जा रहा है ऑप्टिकल फाइबर। आपने देखा ना सारी जियो की केबल को क्या बोलते हैं, फाइबर, जियो फाइबर। इसमें क्या होता है, इसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन की प्रक्रिया का ही प्रयोग किया जाता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की प्रक्रिया के माध्यम से ही आपके घरों तक इंटरनेट की सप्लाई होती है यहाँ पर। अच्छा, इसका यूज क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो ऊर्जा का ह्रास होता है वो लगभग जीरो बराबर होता है, जीरो के बराबर होता है। अगर किसी और माध्यम से हम लेके जाएंगे, यहाँ पर क्या होता है, एनर्जी जो होता है ना, एनर्जी उसका लॉस नहीं होता है, और यही कारण हम इसका प्रयोग करते हैं ऑप्टिकल फाइबर। और कहाँ प्रयोग करते हैं इसका, और कहाँ प्रयोग करते हैं, इंडोस्कोपी वगैरह में प्रयोग करते हैं, इंडोस्कोपी, इंडोस्कोपी वगैरह में भी। यस, हीरे का जो चमकना होता है, डायमंड, स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड, हीरे का चमकना, वो क्यों होता है, क्योंकि आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। क्लियर है, आसान है, ये भी बहुत आसान है। चलिए थोड़ा सा और आगे देखते हैं, यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में अगर हम बात करें तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनके बारे में ध्यान रखना है। पहली चीज हमने देखा यहाँ पर क्रांतिक कोण के बारे में, फिर उसके बाद हमने देखा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में। इससे पहले आपको ये रिफ्रैक्शन के दोनों नियम, स्नेल्स लॉ, और ये आपको ध्यान रहनी चाहिए। अब बात आती है कि जब हम अपवर्तन की बात करते हैं तो अपवर्तन का प्रयोग करते हैं तो यहाँ पर आपके लेंस दिखाई पड़ते हैं। अपवर्तन वाले मामले में क्या होता है, लेंस होता है। जैसे कि परावर्तन के मामले में आपने देखा होगा, दर्पण देखा था हम लोगों ने, तो अपवर्तन वाले मामले में क्या दिखाई पड़ते हैं, लेंस दिखाई पड़ते हैं, लेंस। और जो लेंस होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं बेसिकली, मोटे मोटे तौर पे। अगर हम स्फेरिकल लेंस की बात कर ले तो होते तो और भी हैं, स्फेरिकल में दो प्रकार से होते हैं। एक होता है आपका उत्तल लेंस,
और एक होता है अवतल लेंस। उत्तल लेंस को बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस और अवतल लेंस को बोलते हैं कॉनकेव लेंस, सॉरी कॉनकेव लेंस। अच्छा, इसी में अगर थोड़ा सा और अगर हम बात करें तो जो कॉन्वेक्स लेंस होता है, इस कॉन्वेक्स लेंस का अगर हम यहाँ पर डायग्राम बना ले तो और आसान रहेगा। ये जो लेंस होता है ये आपका कॉन्वेक्स लेंस होता है और ये जो डायग्राम है आपका ये कॉनकेव लेंस का डायग्राम होता है। समझने की बात अगर हम करते हैं तो जो कॉन्वेक्स लेंस होता है यानी कि उत्तल लेंस होता है ये आपका अभिसारी लेंस के रूप में जाना जाता है। अभिसारी लेंस। और ये जो अवतल लेंस होता है इसे अपसारी लेंस कहते हैं। उसका रीजन है ये जो लाइट होती है सभी लाइट रेस को क्या करता है, एक जगह पर केंद्रित करने का काम करता है। सभी लाइट रेस को क्या करता है, एक जगह पर केंद्रित करने का काम करता है। तो ये अपसारी लेंस है, वो अपसारी लेंस होता है। एक तो ये समझ लिया हमने। इसके बाद दूसरा हम यहाँ पर देखें अगर तो उत्तल लेंस जो होता है ये क्या होता है, बीच से, ये बीच में क्या होता है, बीच में उभरा हुआ दिखाई पड़ेगा, दिख रहा होगा आपको, बीच में उभरा हुआ होता है। लेकिन यहाँ पर अगर देखेंगे अवतल लेंस जो होता है वह किनारे पर उभरा हुआ होता है। क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं, किनारे पर उभरा हुआ होता है। किनारे पर उभरा हुआ होता है। और अगर हम बात करते हैं उत्तल लेंस के बारे में तो उत्तल लेंस की जो फोकस होती है, फोकस वो कैसी होती है, धनात्मक होती है, पॉजिटिव होती है। अवतल लेंस की जो फोकस होती है वो कैसी होती है, वो ऋणात्मक होती है। क्लियर है। और अगर बात करें उत्तल लेंस का जो पावर होती है यानी कि लेंस की शक्ति होगी कि नहीं होगी, पावर होगा लेंस का, लेंस की शक्ति। तो लेंस का जो पावर होता है, लेंस की पावर यानी कि शक्ति जो होती है वो भी कैसी होती है, धनात्मक होती है, पॉजिटिव होता है। अवतल लेंस की जो शक्ति होती है, पावर होती है, वो कैसी होती है, ऋणात्मक होती है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि उत्तल लेंस का जो फोकस होता है जीरो से कम होता है, सॉरी जीरो से ज्यादा होता है। बिल्कुल धनात्मक होगी तो जीरो से ज्यादा होगा, जीरो से ज्यादा होता है। इसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो से कम होगी। इतनी चीजें हमको पहले समझ लेनी है। मतलब बहुत आसान, लेकिन सीधे सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको ध्यान रखना है। बहुत ही आसान चीजें हैं, ठीक है, समझ लीजिए। नोट करना चाहे तो आप नोट कर लीजिए, कोई इशू नहीं है। फिर से एक बार मैं आपको समझा देता हूँ थोड़ा सा। अपसारी लेंस, अपसारी लेंस, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस के रूप में कहा जाता है, इसका ये प्रक्रिया हमारी है। अवतल लेंस को हम कहते हैं क्या है, अपसारी लेंस के रूप में जाना जाता है, कुछ ऐसा शेप होता है। इनका प्रयोग करते हैं लेंस के रूप में। फोकस हमेशा इसकी ऋणात्मक होगी, उत्तल लेंस की हमेशा धनात्मक होती है। इसका पावर भी धनात्मक होगा, इसका पावर नेगेटिव होता है। ये किनारे से मोटा, आपका मोटा होता है, बीच में आपका धसा हुआ होता है, वो बीच में उभरा हुआ होता है, मोटा होता है, और किनारे से आपका धसा हुआ होता है। लेंस को समझने के लिए बेसिकली हमारे पास ये पॉइंट होता है, और इन्हीं में से लेंस में एक रिलेशन होता है जिसे हम लेंस फॉर्मूला कहते हैं। लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला क्या होता है, एफ वी और यू, तीन चीजें होती हैं। तीन चीजों में ये क्या है, ये लेंस का फोकस होता है। अगर आप देखेंगे क्या होता है, फोकस होता है। ये क्या होता है, प्रतिबिंब की दूरी होती है। वी मतलब होता है प्रतिबिंब की दूरी, और यू जो होता है वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी। इन तीनों के बीच में जो रिलेशन होता है उस रिलेशन को बताता है लेंस का फॉर्मूला, जो कि बराबर होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ये फॉर्मूला बनता है, और यहां से आपके लिए बनते हैं जाकर के भैया न्यूमेरिकल, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। तो हमको इसके अलावा जानने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि न्यूमेरिकल वाला पोर्शन ही आपसे यहाँ बनता है, इसलिए इसको हमेशा अप्लाई करना होता है और समझना होता है। यहाँ पे न्यूमेरिकल आएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे यहाँ पर।
यहीं पर इसको समाप्त करेंगे। लेंस की कहानी हो गई है, न्यूमेरिकली कॉन्सेप्ट बची हुई है। ठीक है, चलिए धन्यवाद।